दोस्तों सोचिए एक ऐसा शहर जहां माफियाओं का राज चलता हो, जहां आम इंसान की जान माल की कोई गारंटी ना हो और उस पर से दो गैंग्स के बीच एक टेंडर को लेकर खूनी जंग छिड़ जाए। इन गैंग्स की पहुंच पुलिस तक हो, प्रशासन तक हो, यहां तक कि नेताओं तक भी। अब ऐसे हालात में सरकार किसे भेजेगी? किसी साधारण अफसर को नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान को जिसका नाम सुनते ही अपराधियों की रूह कांप उठती है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसएसपी सामर द्वीप। लोग उन्हें असली नाम से कम और कप्तान के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो सवाल ये है, क्या कप्तान अकेले दम पर इस अंधेरे शहर में रोशनी ला पाएंगे? चलिए इसी कहानी में गोता लगाते हैं। लखनऊ के पास का एक शहर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में गिरफ्तार एक खतरनाक अपराधी को कोर्ट ट्रायल के लिए ले जाया जा रहा था। प्रिजन वैन में बैठे पुलिस वाले आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। आज इसकी जमानत होगी या फिर सामर सर का 36वां एनकाउंटर बन जाएगा, क्योंकि इस अपराधी को गिरफ्तार खुद एसएसपी सामर द्वीप ने किया था, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर काफी मशहूर है। अपने काम के प्रति उनकी लगन ऐसी है कि लोग उन्हें प्यार से कप्तान बुलाते हैं। तो वो अपराधी जिसे सब भैया जी कहते हैं, अचानक पुलिस वालों को धमकाने लगा। बोला, मुझे भैया जी बोलो, तुम लोग मेरी ताकत नहीं जानते। 10 दिन हो गए मुझे कस्टडी में रखे हुए, कुछ नहीं कर पाए। बस 10 मिनट और रुको, फिर देखना मैं आजाद हो जाऊंगा। भैया जी ने अभी बात खत्म भी नहीं की थी कि जीप के ठीक सामने एक गाड़ी आकर रुक गई। जीप को भी रुकना पड़ा और तभी पीछे से 2 बाइक्स पर कुछ लोग आए, पुलिस पर गोलियां बरसाईं और भैया जी को लेकर गायब हो गए। इधर दूसरी तरफ एसएसपी सामर द्वीप मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। पत्रकार उनसे केस से जुड़े सवाल पूछ रहे थे। सामर का अंदाज अपना था, मन किया तो जवाब दिया, नहीं किया तो टाल दिया। तभी भैया जी के भागने की खबर आ गई और पत्रकारों में हड़कंप मच गया। भले ही सामर उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जिम्मेदारी तो उन्हीं पर आनी थी। सामर ने ज्यादातर पत्रकारों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक महिला पत्रकार ने उन्हें रोक ही लिया। उसने कड़े लहजे में कहा, किडनैप हुए बच्चे अभी तक बरामद नहीं हुए और अब भैया जी भी कोर्ट पहुंचने से पहले फरार हो गया। ये सब पुलिस की नाकामी है। सामर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार आंखें तरेर कर देखा। दरअसल ये महिला पत्रकार कोई और नहीं, बल्कि सामर की अपनी पत्नी सोनिया थी। दुनिया भर से बहस जीत लो, लेकिन बीवी के सामने तो हार ही तय है। इसलिए सामर चुपचाप अंदर चले गए। सीनियर ऑफिसर ने सामर को जमकर डांटा। सामर ने कोई पलटवार नहीं किया, बस चुपचाप सुनता रहा। लेकिन सीनियर के मन में एक सवाल था, भैया जी को तो आज कोर्ट से जमानत मिल ही जानी थी, फिर भागने की जरूरत क्या थी? सामर ने इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी और चल दिया। असल में सामर ने खुद ही अपने लोगों से भैया जी को उठवाया था, क्योंकि अगर भैया जी कोर्ट पहुंच जाता तो जमानत पक्की थी। इसीलिए इतना नाटक करके सामर ने उसे बीच रास्ते से गायब करवा दिया। सामर अपने सीक्रेट ठिकाने पर भैया जी के सामने गया। पहले उसे डरा धमकाकर मेंटली तोड़ दिया, फिर पूछा, कितने साल से चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहा है? भैया जी ने बताया, करीब 12 से 14 साल से इस धंधे में है। फिर सामर ने एक बच्चे की फोटो दिखाई और पूछा, पहचानता है? भैया जी ने बड़े गर्व से कहा, हाँ, इसे तो 1 हफ्ते पहले ही किडनैप करवाया था। सामर का गुस्सा फट पड़ा। एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोला, ये फोटो 12 साल पुरानी है, 1 हफ्ते पहले कैसे किडनैप करवाया? भैया जी हकला गया, बोला कंफ्यूज हो गया था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक भैया जी ने हाल ही में 9 बच्चों को किडनैप करवाया था, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला था। सामर ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? भैया जी ने गोली खाने के डर से लोकेशन बता दी। सामर ने फोर्स लेकर जाकर बच्चों को छुड़ाया, लेकिन एक बच्चा कम था। पूछने पर भैया जी ने बताया वो बच्चा मर गया था, इसलिए सबूत मिटाने के लिए उसका शव जला दिया गया। ये सुनकर सामर का खून खौल उठा। बाकी 8 बच्चों को उनके माता पिता को सौंप दिया गया, लेकिन 9वें बच्चे के पिता को अपने बच्चे का शव भी वापस नहीं मिल सका। सामर ने उस पिता से माफी मांगी। पिता फूट फूट कर रोने लगा, अपना बच्चा वापस मांगने लगा। सामर के बस में ये तो नहीं था कि बच्चे को जिंदा लौटा दे, लेकिन इंसाफ जरूर दे सकता था। तो सबके सामने सामर ने भैया जी का एनकाउंटर कर दिया, ताकि आगे किसी और माँ बाप का सीना खाली ना हो। इसके बाद सामर घर लौटा। तब तक भैया जी की मौत की खबर मीडिया में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि हुआ क्या। हालांकि सोनिया ने तुरंत समझ लिया ये काम सामर का ही है। सोनिया ने कहा, इस तरह कानून अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है, इंसाफ के लिए कोर्ट है। लेकिन सामर ने कहा, कोर्ट अब किसी को सजा नहीं दे पाती। सोनिया जानती थी सामर की ये सोच उसे डिक से मिली है।
लेकिन डिक तो 12 साल पहले गुजर चुका था। इसलिए सोनिया ने सामर से कहा, डिक की यादें भूलकर आगे बढ़ो। पर सामर डिक से भावनात्मक रूप से इतना जुड़ा हुआ था कि उसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। बात टालते हुए उसने अपनी बेटी सालोनी को बुलाया और उसके साथ वक्त बिताने लगा। लेकिन कमरे में अकेला होते ही 12 साल पुराना वो दर्द, वो ट्रॉमा सब फिर से ताजा हो उठा। कुछ यादें होती है ना, जितना भुलाओ उतना और ज्यादा याद आती हैं। खैर, इधर लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर ज्वालाबाद में दो गैंग्स के बीच तनातनी चल रही थी। पहले ज्वालाबाद पर पूरा कंट्रोल शाहीन का था। शाहीन मुख्य रूप से शराब का धंधा करता था। उसकी कंपनी की शराब काफी अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन उसके कारोबार को तबाह करने के लिए मुन्ना नाम का एक और शख्स शराब के धंधे में कूद पड़ा। मुन्ना ने सस्ती शराब की सप्लाई शुरू करके मार्केट ही बर्बाद कर दिया और मुन्ना के ऊपर था मिनिस्टर संगवान का हाथ। इसलिए मुन्ना के लिए खून खराबे से लेकर किसी भी सेटलमेंट तक कुछ भी बड़ी बात नहीं थी। फिर भी शाहीन और उसका पालित भाई कबीर मुन्ना को रास्ते से हटाने की हर कोशिश करते रहते। जैसे आज कबीर ने मुन्ना के गोदाम में घुसकर उसके बड़े भाई की पिटाई कर दी और सारी शराब बर्बाद कर दी। मुन्ना को जब पता चला तो वो आग बबूला हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि वो अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। मुन्ना गोदाम की देखरेख करने वाले 2 स्टाफ के पास गया और एक ताश का पत्ता उठाने को कहा। बोला, अगर जोकर निकला तो छोड़ दूंगा। उन्होंने सही पत्ता ही चुना, लेकिन मुन्ना ने फिर भी दोनों को गोली मार दी। इसके बाद वो शाहीन से बदला लेने निकलने ही वाला था कि मिनिस्टर संगवान का फोन आ गया। फौरन मेरे पास आ। मजबूरन मुन्ना संगवान से मिलने गया। संगवान ने बताया, परसों सरकारी टेंडर पास होगा। 180 करोड़ की सड़क का टेंडर मिल जाए तो जबरदस्त कमाई होगी। उसमें से मुन्ना भी अपना शराब का धंधा बढ़ा सकता है। इसलिए इन छोटी मोटी लड़ाइयों में दिमाग मत खराब कर, टेंडर जीतने पर फोकस कर, क्योंकि शाहीन भी इस टेंडर पर नजर गड़ाए बैठा है। शाहीन ने कबीर को सख्ती से कहा, जैसे भी हो टेंडर की सबसे कम बोली पता करो। शाहीन के कहने पर कबीर ने सरकारी अफसर दिनेश की पत्नी और बेटे को जान से मारने की धमकी देकर टेंडर के नंबर निकलवा लिए। टेंडर खुलने के दिन शाहीन पहुंच गया। उसे पूरा भरोसा था कि टेंडर उसे ही मिलेगा, लेकिन चौंकाने वाली बात, टेंडर मुन्ना को मिल गया। मुन्ना ने उससे भी कम पैसों में बोली लगाई थी। कबीर भागकर ऑफिस के अंदर गया तो देखा दिनेश को पहले से ही मार दिया गया था। यकीनन ये काम मुन्ना का था। कबीर तेजी से बाहर निकलने लगा, लेकिन तब तक वहां पुलिस आ चुकी थी। मतलब कबीर को फंसाने का पूरा प्लान पहले से तैयार था। पुलिस को लीड कर रही थी डीएसपी प्रतीक, जो पूरी तरह मुन्ना को बिकी हुई थी। कबीर ने छत पर चढ़कर भागने की कोशिश की। पुलिस से उसकी लड़ाई भी हुई। उसकी फाइटिंग स्किल गजब की थी, लेकिन प्रतीक ने उसके हाथ में गोली मार दी। कबीर उनसे भी निपट लेता, मगर नीचे शाहीन पर मुन्ना के लोगों ने हमला कर दिया था। तो कबीर छत से कूदा, कई लोगों को गोली मारकर शाहीन को लेकर भाग निकला। इस झड़प में अपराधियों के अलावा 4 पुलिसकर्मी भी गोलीबारी में घायल हुए। रात को सामर के इन्फॉर्मर राघव ने ज्वालाबाद के हालात बताए। अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने इस घटना पर अफसरों के साथ ब्रीफिंग की। तभी सामर खड़ा होकर बोला, मुझे वहां पोस्टिंग दे दें, 6 महीने में सब नॉर्मल कर दूंगा। लेकिन सीएम सामर की पूरी हिस्ट्री जानता था, खासकर उसकी जो नहीं मानेगा उसे गोली मार दूंगा वाली आदत। इसलिए थोड़ा कंफ्यूज था। तब सामर ने खुद ही टाइम कम कर दिया। बोला, 6 महीने नहीं, 4 महीने में सब ठीक कर दूंगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ गारंटी कितने लोग दे सकते हैं? सीएम ने सामर को ज्वालाबाद भेज दिया। वहां का खून खराबा और शराब का कारोबार बंद कराने का आदेश दिया। सामर उसी रात परिवार से विदा लेकर ज्वालाबाद के लिए निकल पड़ा। इधर ज्वालाबाद में माहौल बेहद गर्म था। कबीर ने पलटवार के लिए बाहर से लोग बुलाए और हमले के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ मुन्ना भी अपने लोगों के साथ अटैक करने चला, लेकिन आखिरकार शाहीन ने रोक दिया और टकराव टल गया। अगली सुबह सामर ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ड्यूटी शुरू की। सबसे पहले उसने सभी स्टाफ को सिविल ड्रेस में आने को कहा, ताकि ओहदे को लेकर कोई भेदभाव ना हो। सामर ने सबसे फ्रेंडली बातचीत की, यहाँ तक कि ऊपरी कमाई की भी इजाजत देती। बस एक शर्त रखी कि इससे कोई आम इंसान मुसीबत में ना पड़े। फिर उसने पिछली झड़प में 4 पुलिसकर्मियों की मौत और सरकारी अफसर दिनेश की हत्या पर चर्चा की। डीएसपी प्रतीक आगे आकर बोली, कबीर ने मारा है। सांवर ने चिढ़कर पूछा, क्या आपने कबीर को खून करते देखा था? प्रतीक थोड़ा सकपकाई और बोली, उसने कबीर को भागते देखा था। सांवर ने तंज कसा, क्या आप लोग हाथों में सरसों का तेल लगाकर अपराधी पकड़ने जाते हैं? हर बार तो भाग जाता है। प्रतीक शर्मिंदा हो गई। सांवर ने सबको पूरी आजादी दी। ज्वालाबाद से क्राइम खत्म करने के लिए जो भी जरूरी हो करो। सांवर पूरा बैकअप देगा, बस 4 महीने में सब साफ करना है। इधर शाहीन एक अनुभवी इंसान था। जज्बात में बहकर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत
दिक्कत से सोचता था। उसने कबीर को समझाया, मुन्ना हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, उसके पास लोग ज्यादा हैं और मिनिस्टर का सहारा है। ताकत से मुन्ना से नहीं जीतोगे, दिमाग लगाना होगा। टेंडर मुन्ना को मिला जरूर है, लेकिन अगर काम के दौरान मुन्ना कोई क्राइम करे तो टेंडर उसके हाथ से निकल जाएगा और तब हम उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। इसलिए कबीर खुद कोई अपराध ना करे, बल्कि ऐसी स्थिति बनाए कि मुन्ना खुद अपराध करने पर मजबूर हो जाए। दूसरी ओर संगवान ने मुन्ना को सड़क पर कब्जा करने का ऑर्डर दिया। टेंडर मिल ही गया है तो काम भी शुरू करो। मुन्ना अपने लोगों के साथ गांव की सड़क पर जा धमका, रास्ता ब्लॉक करके ऐलान किया, अब से ये सड़क और आसपास की सारी जमीन हमारी है। गांव वालों में ज्यादातर अनपढ़ थे, लेकिन वहां एक मास्टर जी थे जो शिक्षक थे। उन्होंने विरोध किया। कानून के मुताबिक सिर्फ 140 फुट जमीन टेंडर वाले को मिलती है। यहाँ आकर जबरदस्ती करना गैर कानूनी है। लेकिन मुन्ना किसी की सुनने वाला कहाँ था। उसने अपने चेले डमरू को जमीन खाली कराने का हुक्म दिया और चलता बना। वैसे भी झंझट से बचने के लिए टेंडर न मुन्ना ने अपने नाम लिया था न संगवान ने। टेंडर डमरू के नाम पर था। डमरू ने ट्रैक्टर खेतों के बीच से चलवा दिए और फसलें बर्बाद करना शुरू कर दिया। बेबस किसान ट्रैक्टरों के पीछे भागते रहे, मगर कुछ ना हुआ। मास्टर जी ने कुछ लोगों को साथ लेकर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। डमरू ने वकील बुलाकर कानूनी दांव पेंच दिखाए और अपने काम को जायज साबित कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस भी आकर डमरू का ही पक्ष लेने लगी। मजबूरन मास्टर जी और बाकी किसान लौट गए। इधर सामर दिनेश की हत्या की जांच में लगा था। ऑफिस स्टाफ से लेकर दिनेश की पत्नी तक सबसे पूछताछ के बाद एक नाम सामने आया, दिनेश का सहकर्मी राम प्रसाद। राम प्रसाद ने ही उस दिन टेंडर का रिजल्ट अनाउंस किया था। दिनेश की पत्नी ने भी बताया कि राम प्रसाद को दिनेश की मौत के बारे में काफी कुछ पता है। सामर ने फैसला किया, राम प्रसाद को पकड़ना होगा, क्योंकि टेंडर में गड़बड़ उसी ने की होगी। लेकिन डीएसपी प्रतीक, जो जांच के दौरान सामर के साथ ही थी, उसने फौरन मुन्ना को मैसेज भेज दिया कि कप्तान राम प्रसाद को पकड़ने जा रहा है। मुन्ना ने डमरू को राम प्रसाद के घर भेजा, लेकिन राम प्रसाद घर पर नहीं था। इतने में पुलिस भी पहुंच गई। डमरू ने इंस्पेक्टर रामवीर से कहा, राम प्रसाद सुबह से गायब है, और चलता बना। जब सामर वहां पहुंचा, रामवीर ने वही बात दोहराई, लेकिन सामर की नजर जमीन पर पड़े पेट्रोल पर गई। उसने कहा, राम प्रसाद के पास एक पुराना स्कूटर है जिससे तेल लीक होता है। ये पेट्रोल अभी ताजा है, मतलब राम प्रसाद 5 मिनट पहले ही यहां से निकला है। सामर की इस पैनी नजर की बदौलत राम प्रसाद जल्दी ही पकड़ा गया। सामर ने मौके पर ही उसे 2 थप्पड़ रसीद किए, फिर थाने लाकर लॉकअप में बेरहमी से पीटा। मार खाकर राम प्रसाद ने कबूल किया, मंत्री संगवान के कहने पर उसने मुन्ना का नाम अनाउंस किया था, वरना कानूनी तौर पर टेंडर शाहीन को मिलता। इधर गांव वालों ने मुन्ना के खिलाफ पंचायत बुलाई। ये बात सबसे पहले संगवान के कानों तक पहुंची। उसने ताना मारते हुए मुन्ना को बताया। मुन्ना अपने लोगों को लेकर निकला, लेकिन खुद सीधे गांव ना जाकर आदमी भेजकर गांव वालों की पिटाई करवाई। वीडियो कॉल पर यह सब देखकर मजे ले रहा था। तभी प्रतीक ने फोन करके बताया, राम प्रसाद सब सच उगल रहा है। मुन्ना ने चालाकी से सामर को फोन किया और बोला, गुंडे हमलावर हमें मार रहे हैं, हम जिंदगी और मौत के बीच फंसे हैं। सामर फोर्स लेकर निकल पड़ा। जाते वक्त राम प्रसाद से कहा, कल कोर्ट में गवाही देनी है। सामर के जाते ही मुन्ना ने मौका भुनाया। डमरू और कुछ लोगों को थाने भेजा, बाकियों ने बाहर हंगामा किया। जब पुलिस उन्हें संभालने गई, डमरू अंदर घुसकर राम प्रसाद को मार डाला। इधर गांव में मारपीट देखकर कबीर अपने लोगों के साथ आ पहुंचा। वो मुन्ना के गुंडों से भिड़ रहा था, तभी सामर फोर्स लेकर आ गया। सब भाग खड़े हुए, लेकिन सामर ने खास तौर पर कबीर का पीछा किया। एक गली में कबीर को घेर कर सामर ने चेतावनी दी, रुक जा वरना गोली चलाऊंगा। कबीर रुक गया, लेकिन उसी वक्त सामर को देखकर कबीर को बचपन की यादें कौंध गईं। वो किसी सामरद्वीप सिंह को जानता था, जिसकी वजह से कबीर का कोई करीबी मारा गया था। तभी से वो सामरद्वीप नाम से नफरत करता था। कोई और झड़प हो इससे पहले गली से कई लड़के आकर सामर को रोक दिए और कबीर को वहां से निकाल ले गए। दरअसल कबीर और सामर 12 साल पहले से जुड़े हुए हैं। सामर जिस ट्रॉमा को लेकर इतने साल जी रहा है, कबीर भी उसी दर्द को ढो रहा है। मैंने पहले डिक का जिक्र किया था। डिक कबीर का बड़ा भाई था और 12 साल पहले कबीर का नाम बानी हुआ करता था। सामर उस वक्त डिक, बानी, रांझा और रोमियो इन चारों बच्चों का खर्चा उठाता था। डिक और बानी सामर को अपना आइडल मानते थे। वो भी सामर जैसे पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। सामर के किसी ऑपरेशन के चक्कर में डिक को गोली लगी और वो चल बसा।
तब से कबीर को यकीन है कि डिक की मौत के लिए जिम्मेदार सामर ही है। उसके बाद सामर और कबीर अलग हो गए। पिछले 12 साल से सामर बानी यानी कबीर की तस्वीर सीने से लगाए जी रहा है। कबीर ने सामर को पहचानते ही गुस्से में आकर उसे गोली मारना चाहा, लेकिन उसके 2 दोस्तों रोमियो और रांझा ने रोक दिया। ये दोनों भी बचपन में डिक और कबीर के साथ ही रहते थे। वो भी सामर को मारना चाहते थे, लेकिन शाहीन की मर्जी के बिना कोई कदम नहीं उठा सकते थे। फिलहाल सब शांत हो गए। सामर थाने लौटा तो राम प्रसाद की लाश देखकर भड़क उठा। उसने उस वक्त ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। गांव की सड़क पर हुई मारपीट रुकवाकर पुलिस ने गांव वालों और मुन्ना के भाई टिल्लू समेत सबको थाने लाया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। गांव की तरफ से मास्टर जी ने सामर से बात की। सामर ने पूछा, तुम लोग कबीर को क्यों बचा रहे थे? मास्टर ने कहा, मुन्ना के गुंडों से कबीर ही हमें बचा रहा था। सामर ने समझाया, कबीर भी मुन्ना जैसा ही अपराधी है, FIR करो, पुलिस देखेगी। लेकिन कुछ ही देर पहले थाने में ही कैदी की हत्या हो चुकी थी। कातिल का कोई सुराग नहीं। ये देखने के बाद कोई पुलिस पर भरोसा क्यों रखे? मास्टर ने साफ कहा, हमें पुलिस नहीं, कबीर चाहिए। कबीर ही हमें बचा सकता है। ये कहकर मास्टर गांव वालों को लेकर चला गया। सामर भी कुछ नहीं बोल पाया। अभी अभी जो कलंक लगा था, उसके बाद जोर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची। कबीर शाहीन के पास जाकर बोला, अगर कोई आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे और बरसों बाद एक दिन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? शाहीन ने कहा, सीधा मार डालूंगा, लेकिन अगर वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो तो पहले उससे दोस्ती करूंगा। इतना करीब हो जाऊंगा कि बीच से हवा भी न गुजरे, और फिर मौका देखकर उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। शाहीन की बात सुनकर कबीर समझ गया सामर से निपटने का तरीका क्या होगा। इधर सामर ने मिनिस्टर संगवान को पूछताछ के लिए बुलवाया। रामप्रसाद ने जो बयान दिया था उसमें साफ था संगवान के कहने पर ही टेंडर मुन्ना को दिलवाया गया। सामर ने पहले ही संगवान को इंसल्ट कर दिया। बैठने के लिए कुर्सी नहीं, बस एक स्टूल दिया। ईगो में संगवान ने स्टूल को लात मारकर हटा दिया। तभी उसके 2 चमचे आकर उसे गोद में बिठा दिए। सामर ने पूछा, रामप्रसाद से गलत तरीके से मुन्ना को टेंडर क्यों दिलवाया? संगवान ने इनकार किया। बोला, सबूत हो तो साबित करो। सामर हंसकर बोला, मैं सबूत का इंतजार नहीं करता। अपराधियों को जेल भेजने से ज्यादा ऊपर भेजना पसंद करता हूँ। फिर धमकी भरे लहजे में कहा, जब भी बुलाऊं पागल कुत्ते की तरह दौड़कर थाने में हाजिर होना, और एक बात, अपने खिलाफ कोई और सबूत हो तो मिटा लेना। कोर्ट से छूट जाओगे, लेकिन मेरे हाथ से नहीं छूटोगे। अगर कोई गड़बड़ की तो जिस सड़क का टेंडर लिया है तुम्हें मारकर उसी सड़क का नाम तुम्हारे नाम पर रख दूंगा। संगवान अंदर ही अंदर भड़क उठा, लेकिन सबके सामने कोई हरकत किए बिना चला गया। गई रात रामप्रसाद को मारने के लिए डमरू एक साइकिल पर आया था। वो साइकिल थाने के बाहर ही पड़ी रह गई। सामर ने अपने अंडरकवर एजेंट राघव से उस साइकिल की डिटेल निकलवाई। पता चला साइकिल एक गैराज से चुराई गई थी। सामर उस गैराज में गया तो एक छोटे बच्चे को काम करते देखकर भड़क गया। गैराज मालिक को हुक्म दिया, इस बच्चे को स्कूल भेजो, पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा। फिर जांच आगे बढ़ी। CCTV फुटेज, गवाहों के बयान और आखिरकार डमरू का नाम सामने आ गया। सामर मुन्ना के घर पहुंचा तो देखा प्रतीक ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, इसलिए स्वागत की सब तैयारी थी। लेकिन सामर ने मुन्ना को तिनके बराबर भी भाव नहीं दिया। डमरू को गिरफ्तार करके ले आया और लॉकअप में जमकर पीटा। इसी बीच सोनिया का फोन आया। वो बेहद घबराई हुई थी। बोली, जल्दी से ट्रांसफर लेकर वापस आ जाओ। वजह पूछने पर बताया, सड़क का टेंडर 180 करोड़ का है, लेकिन उस जमीन की असली कीमत 5000 करोड़ है। आने वाले कुछ सालों में वहां कमर्शियल हब बनेगा। जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। 180 करोड़ की आड़ में 5000 करोड़ की जमीन हड़पना, यही संगवान का असली मकसद है। और उसके साथ कई और ताकतवर लोग जुड़े हैं। सामर अकेला इनसे नहीं लड़ पाएगा। लेकिन सामर पीछे हटने वाला कहाँ था। बोला, टेंशन मत लो, और फोन रख दिया। इधर संगवान ने मुन्ना को डांटते हुए कहा, 15 दिन में जमीन का मामला सुलझाओ, वरना क्लाइंट मिस्टर विपिन बहुत प्रेशर दे रहा है। मुन्ना ने कहा, 15 दिन नहीं, अगले मंगलवार तक सब सेटल कर दूंगा। रात को मुन्ना अपने लोगों को लेकर गांव गया। सबसे पहले मास्टर जी और कई लोगों को फांसी पर लटकाकर सबके सामने मार डाला। उनकी लाशें रस्सी से बांधकर पेड़ों से लटका दी गईं। डर
डर दिखाकर सबसे जबरदस्ती दस्तावेजों पर अंगूठे के निशान लगवाए। बाद में खबर पाकर सामर फोर्स लेकर गया, लाशें उतारी। तब तक प्रेस और स्थानीय एमएलए प्रकाश भी आ चुके थे। सामर ने गांव वालों से पूछा, ये कत्ल किसने किया? लेकिन किसी ने मुन्ना का नाम नहीं लिया। सब डमरू का नाम बोल रहे थे, लेकिन डमरू तो पुलिस कस्टडी में था। सामर समझ गया, सीधे तरीके से इनसे नहीं निपटा जा सकता। अब कांटे से कांटा निकालने का वक्त आ गया है। इसलिए वो कबीर को अपनी तरफ करना चाहता था। सामर ने कबीर की गर्लफ्रेंड साक्षी को बुलवाया और समझाया, कबीर आज नहीं तो कल पुलिस की गोली खाकर मर जाएगा, लेकिन अगर वो सामर का साथ दे तो बचने का चांस है। और एक बात, किसी को पता ना हो, लेकिन सामर को पता था कि साक्षी के पेट में कबीर का बच्चा है। बच्चे का जिक्र करके इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उसने साक्षी से कहा, कबीर को मेरे पास ले आओ। साक्षी ने कबीर को समझाया और कबीर आकर सामर से मिला। कबीर ने पूछा, गांव में और भी लोग हैं, मुझे ही क्यों चुना? सामर ने कहा, बाकी लोगों ने गांव वालों की मदद नहीं की, तुमने कोशिश की, इसीलिए तुम्हें चुना। हालांकि कबीर का इरादा कुछ और था। वो डिक की मौत का बदला लेने के लिए सामर के करीब आना चाहता था, ताकि मौका देखकर वार कर सके। इधर प्रतीक ने मुन्ना को बताया कि 180 करोड़ के टेंडर की आड़ में संगवान 5000 करोड़ हथिया रहा है। ये सुनकर मुन्ना भड़क गया और संगवान के पास जाकर अपना हिस्सा मांगा। साथ ही संगवान के क्लाइंट्स शाहिद और विपिन से मिलने की मीटिंग भी फिक्स करवाई, ताकि अपने शराब के बिजनेस की भी डील कर सके। काफी दिनों से उसे इंग्लिश शराब बनाने का शौक था। दूसरी ओर कबीर ने सामर को शाहीन और मुन्ना दोनों की शराब की सभी फैक्ट्रियों की पूरी डिटेल दे दी। सामर ने सीएम से रेड की परमिशन ली और निकल पड़ा। शाहीन की फैक्ट्री में माल मिला, लेकिन मुन्ना की फैक्ट्री में कुछ नहीं मिला। सामर समझ गया, किसी ने पहले से ही मुन्ना को अलर्ट कर दिया था। दरअसल मुन्ना ने अपनी फैक्ट्री हटाकर जंगल के बीचों बीच बना ली थी और एथेनॉल से इंग्लिश शराब बनाना भी शुरू कर दिया था। उसका कॉन्फिडेंस था कि अगर पुलिस सड़क से आई तो उसके लोग पहले ही बता देंगे, और जंगल से आई तो सेफ पोजीशन से गोलीबारी करके मार डालेंगे। मुन्ना और संगवान ने विपिन से मिलकर जमीन दिलाने के बदले 15% कमीशन की डील की। मुन्ना ने संगवान से सामर को फोन करवाकर धमकी दिलवाई, 2 दिन में डमरू को छोड़ दो, लेकिन सामर ने उसकी बात को रत्ती भर भी नहीं सुनी। इधर गुड़िया नाम की एक किशोरी लड़की एक दुकान पर पैसे लेकर पिस्तौल और गोलियां खरीदने आई। दुकानदार ने राघव को फोन किया। राघव ने सामर को बताया। पता चला गुड़िया की मां के साथ मुन्ना का पहले रिश्ता था, लेकिन लड़की के पिता ने उसकी शादी कहीं और कर दी। बाद में मुन्ना ताकतवर होने पर उस लड़की को पति सहित उठा लाया और अपने शेल्टर में रख लिया। जब मन होता, खुश हो या गुस्से में, वो उस औरत के पास जाता और उसके साथ मन मर्जी करता। डर से उसका पति भी कुछ नहीं बोल पाता। गुड़िया अब इतनी बड़ी हो गई थी कि सब समझ रही थी। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात, उसे पता नहीं कि उसका असली बाप कौन है। हो सकता है मुन्ना ही उसका नाजायज बाप हो। अपनी माँ को बाहर के आदमी के साथ देखने का ये ट्रॉमा वो अब और नहीं सह पा रही थी। इसीलिए मुन्ना को मारने के लिए पिस्तौल खरीदने आई थी। सामर ने उसे समझाया और भरोसा दिया, मैं हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हूँ। उसे एक मोबाइल दिया और कहा, जरूरत पड़े तो फोन करना। फिर सामर ने मुन्ना की शराब फैक्ट्री खोजने पर पूरा फोकस किया। एक ड्रोन ऑपरेटर को हायर किया, इथेनॉल सप्लाई ले जाते ट्रकों को ड्रोन से ट्रैक किया। रात भर ट्रैकिंग के बाद पता चला जंगल के अंदर एक ट्रक से दूसरे ट्रक में इथेनॉल ट्रांसफर होता है। उस ट्रक को फॉलो करते करते आखिरकार मुन्ना की फैक्ट्री का पता चल गया। अगली सुबह सामर ने रेड की तैयारी की। ड्रोन कैमरे पर 2 ट्रक शराब लेकर जाते दिखे। सामर ने प्रतीक को ट्रकों के नंबर दिए और उन्हें सीज करके थाने लाने का आदेश दिया। कबीर को हुक्म दिया, अपने लोगों को लेकर जंगल के रास्ते जाओ और फैक्ट्री तबाह कर दो। प्रतीक को मजबूरन ट्रक सीज करना पड़ा और कबीर ने फैक्ट्री पर हमला करके मुन्ना के आदमियों को मारकर पूरी फैक्ट्री बम से उड़ा दी। मुन्ना को इन सब की भनक तक नहीं थी। आज सामर ने डमरू को छोड़ना था। मुन्ना उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन सामर ने डमरू को लॉकअप से निकालकर सीधे गांव ले गया। वहां गांव वालों से उसकी खूब पिटाई करवाई। फिर मुन्ना के घर ले गया। सबके सामने मुन्ना को धमकाया और डमरू के दोनों पैरों में गोली मारकर घसीटते हुए वापस ले गया। तब तक मुन्ना को फैक्ट्री तबाह होने और ट्रक पकड़े जाने की खबर भी मिल चुकी थी। गुस्से में बेकाबू होकर उसने बाहर से सुपारी किलर मंगवा लिए। हुक्म दिया, जैसे भी हो सामर को मार डालो। सामर की इस कामयाबी से एमएलए प्रकाश बहुत खुश हुआ। उसने सामर को पार्टी ऑफिस बुलाकर धन्यवाद दिया और सॉरी भी बोला, क्योंकि पहले जब सामर जुबालाबाद आया था तब कस्टडी में हत्या, किसानों की हत्या, सरकारी अफसर की हत्या, ये सब हुआ, जिससे प्रकाश का भरोसा डगमगा गया।
गया था। उसने डिप्टी सीएम से शिकायत भी की थी, सामर को हटाओ, लेकिन आज लाखों रुपए की शराब एक झटके में तबाह करने के बाद प्रकाश ने अपनी गलती मानी। प्रकाश ने भी सामर से गुजारिश की, इस इलाके से क्राइम पूरी तरह खत्म कर दो। सामर ने भी प्रकाश के साथ अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी नेता को माफी मांगते देखा था। इधर मुन्ना के हायर किए 3 सुपारी किलर जुबालाबाद पहुंच गए और आते ही पहला काम 5 किलो जलेबी खा डाली। मुन्ना ने फोन पर अगला लोकेशन बता दिया, फिर खुद गुड़िया की मां के पास चला गया। गुड़िया का खून खौल रहा था। ईंट उठाकर मुन्ना को मारने गाड़ी के पास गई, तभी मुन्ना के 2 चेलों की बातचीत सुनाई दी। उससे गुड़िया ने भांप लिया, मुन्ना कोई खतरनाक प्लान बना रहा है। गुड़िया ने सामर को फोन किया, बोली मुन्ना ने 3 लोगों को बुलाया है जो बहुत जलेबी खाते हैं, एक बैठक में 5 किलो खा गए और खूब दूध भी पीते हैं। सामर को गुड़िया की बात पूरी समझ नहीं आई तो उसने प्रतीक को फोन करके उन तीनों की तलाश करने को कहा। प्रतीक ने सीधे मुन्ना को बता दिया, सामर को तुम्हारे आदमियों की भनक लग गई है। मुन्ना ने जब बताया कि ये लोग सामर को मारने आए हैं तो प्रतीक घबरा गई और मना करने लगी, लेकिन मुन्ना ने समझाया, सामर मरेगा तो इस इलाके का प्रशासन तेरे हाथ में आ जाएगा। ये सुनकर प्रतीक शांत हो गई। सामर ने हॉस्पिटल जाकर डमरू की गोली लगी जगह पर रूल से कुरेद कर टॉर्चर किया। पूछा वो 3 लोग किस लिए आए हैं, लेकिन डमरू ने मुंह नहीं खोला। प्रतीक भी कुछ खास बता नहीं पाई। राघव से संपर्क करने की कोशिश की पर उसका फोन बंद आ रहा था। सामर ने कबीर से कहा, लगता है मुन्ना ने मुझे मारने के लिए लोग भेजे हैं। कुछ दिनों में एक प्रोग्राम है, शायद उसी दिन हमला हो, तुम भी खबर रखो। पुलिस और कबीर दोनों ने तलाश की, लेकिन तीनों का कोई पता न चला। मुन्ना ने उन्हें बहुत सेफ जगह छिपाया था। इसी बीच सामर ने सस्पेंड स्टाफ से मिलकर एक अहम बात जानी। रामदीन नाम के एक स्टाफ ने बताया कि डीएसपी प्रतीक थाने की सारी जानकारी मुन्ना तक पहुंचाती है। अब सामर को समझ आ गया मुन्ना हर बार उसके हाथ से क्यों बच जाता था। अगले दिन प्रोग्राम था। मुख्य अतिथि एमएलए प्रकाश। सामर ने कबीर को छद्म वेश में नजर रखने को कहा ताकि किलर्स को पकड़ा जा सके। प्रतीक पर भी नजर रखने का निर्देश दिया। कबीर अपने दोस्तों रांझा और रोमियो के साथ बाहर से पहरा दे रहा था। उन दोनों ने कहा, सामर को कोई मारना चाहता है तो मारे, हम भी तो यही चाहते हैं। लेकिन कबीर ने कहा, अगर सामर को मरना है तो हमारे हाथों मरेगा, नहीं तो डिक की मौत का बदला अधूरा रह जाएगा। प्रोग्राम में एंट्री के वक्त पुलिस लोगों की तलाशी ले रही थी। 2 आदमी बैग लेकर प्रतीक के पास आए। प्रतीक ने इशारे से उन्हें बाहर एक बिल्डिंग की तरफ भेज दिया। कबीर ने ये देखकर सामर को फोन पर बता दिया। सामर ने कहा, उन दोनों को फॉलो करो, तीसरे को मैं खुद देख लूंगा। लेकिन तीसरा सबसे चालाक था। वो लंगड़ा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। वो आराम से प्रोग्राम में घुसा, एक कुर्सी के नीचे बैग रखा और निकल गया। कबीर के लोगों ने बाकी दोनों को पकड़ लिया। पिटाई में उन्होंने कबूल किया, मुन्ना ने बम ब्लास्ट करके सबको मारने का प्लान बनाया है। बम एक मोबाइल से कनेक्टेड है, फोन कॉल से ब्लास्ट होगा। कबीर ने फौरन सामर को बताया। स्थिति बेहद खतरनाक थी। प्रकाश स्टेज पर भाषण दे रहा था, गांव वाले बैठे थे और बिना बताए सामर की पत्नी और बेटी भी वहां आ गई थी। लोगों को बम की बात बताते तो भगदड़ मच जाती, इसलिए सामर ने किसी तरह डीजीपी को फोन किया और नेटवर्क जैम करवा दिया। नेटवर्क जैम होते ही किलर बाहर जाकर बार बार कॉल ट्राई करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सामर शांत दिमाग से सोचने लगा, इतनी भीड़ में किलर कौन? तभी याद आया, कुछ देर पहले एक लंगड़ा शख्स कुर्सी पर बैठा और फौरन उठकर चला गया, वही अपराधी है। सामर दौड़कर बाहर गया। लंगड़ा एक गाड़ी के पास खड़ा बार बार फोन ट्राई कर रहा था। सामर ने उसे पकड़ा, कुछ थप्पड़ रसीद किए और उसने कबूल कर लिया कि मुन्ना ने भेजा है। एक झंझट सुलझा भी नहीं था कि खबर आई राघव की लाश नदी किनारे मिली है। सामर वहां भागा। राघव की लाश देखकर रो पड़ा। राघव को वो अपने भाई जैसा मानता था। लाश के पास एक चिट्ठी थी, सामर को मारने की धमकी। कबीर ने मुस्कुराते हुए वो चिट्ठी पढ़कर सुनाई। दरअसल सामर को तकलीफ पहुंचाने के लिए कबीर ने ही राघव को मार डाला था, ताकि सामर भाई खोने का दर्द समझे। कबीर और उसके साथियों ने मुन्ना की फैक्ट्री तबाह करने से पहले सारी शराब खुद निकाल ली थी। राघव को इसका पता चल गया था, इसीलिए उसे मारना जरूरी था। सामर ने प्रतीक से इंटेरोगेशन रूम में मिलकर कहा, तेरी गद्दारी की वजह से 4 पुलिसकर्मी, मास्टर और दर्जनों लोग मारे गए, इसलिए ऐसी चार्जशीट लिखूंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। फिर सामर एमएलए प्रकाश के पास गया और बोला, मुन्ना को गिरफ्तार करूंगा तो छूटकर फिर वही शराब का धंधा और खून खराबा शुरू करेगा, इसलिए मैं अपने तरीके से एक्शन लूंगा, आप मुझे मत रोकिए।
प्रकाश ने भरोसा दिया, साथ दूंगा, पूरा प्रशासनिक बैकअप मिलेगा। प्रकाश का सपोर्ट पाकर सामर ने टीम के साथ ब्रीफिंग की। मुन्ना के इलाके में घुसकर उसे मारने का प्लान बनाया। आसपास सिविलियन थे, इसलिए सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया। मुन्ना के घर तक 4 रास्ते थे, 3 ब्लॉक करने थे, एक भागने के लिए खुला रखना था। जैसे ही मुन्ना उस रास्ते से भागे, सामर एनकाउंटर कर दे। तैयारी चल ही रही थी कि खबर आई प्रतीक कस्टडी से भाग गई। वो सीधे मुन्ना के पास गई और उसे कई थप्पड़ मारे, क्योंकि प्रोग्राम में बम ब्लास्ट होता तो प्रतीक भी मर जाती। उसने मुन्ना को बताया, कप्तान आ रहा है तुझे खत्म करने। मुन्ना ने अपने लोगों को लेकर सेफ हाउस जाने की तैयारी शुरू कर दी। निकलते वक्त प्रतीक ने कहा, मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है, तेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे भी साथ ले चल। मुन्ना की नजर काफी दिनों से प्रतीक पर थी, लेकिन प्रतीक ने कभी छूने भी नहीं दिया। इसलिए मुन्ना ने शर्त रखी, बेड शेयर करना होगा। प्रतीक ने मजबूरी का दिखावा करते हुए हामी भर दी। सामर को पता था मुन्ना सेफ हाउस जा रहा है, ड्रोन से नजर रख रहा था। सेफ हाउस पहुंचकर मुन्ना ने प्रतीक को टॉर्चर करना शुरू किया, क्योंकि वो जानता था प्रतीक सामर के कहने पर ही आई है। मुन्ना ने रास्ते में जाल बिछा दिया। सामर और उसकी टीम खेत के बीच से आ रहे थे, तभी एक ठेला गाड़ी से रास्ता रोक दिया गया। गाड़ी पीछे लेते ही खेत के अंदर से बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सामर की टीम फंस गई, लेकिन सामर ने बैकअप प्लान तैयार रखा था। ड्रोन बम से ठेला गाड़ी उड़ाकर रास्ता साफ किया। रास्ते में सभी गुंडों को मारते हुए सेफ हाउस पहुंच गए, लेकिन तब तक मुन्ना प्रतीक को मारकर अपने लोगों के साथ जंगल के रास्ते निकल चुका था। मुन्ना जानता था आज या तो वो मरेगा या सामर, इसलिए अपने भाई टिल्लू को वहां से भेजते हुए कहा, मेरा कुछ हो जाए तो बदला मत लेना। फिर मुन्ना गुड़िया के घर पहुंचा और गुड़िया की मां को लेकर कमरे में गया। गुड़िया ने फौरन सामर को फोन किया, लेकिन मुन्ना ने देख लिया और सबसे पहले गुड़िया के पिता और मां को कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला। गुड़िया पर भी वार करने वाला था, तभी सामर पहुंच गया और मुन्ना के हाथ में गोली मार दी। कुल्हाड़ी गिरते ही सामर ने फिर गोली चलाई, लेकिन मुन्ना बच गया। मुन्ना के आदमियों ने पलटवार किया। सामर अकेला था, तभी कबीर आ पहुंचा। कबीर बाहर संभाल रहा था। सामर अंदर घुसा। मुन्ना से हाथापाई शुरू हो गई। दोनों बंदूक छीन रहे थे, तभी गुड़िया अंदर आ गई। मुन्ना ने गुड़िया को गोली मार दी। गुड़िया की हालत देखकर सामर मुन्ना को छोड़कर गुड़िया के पास भागा। 12 साल पहले डिक के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। मुन्ना मौका पाकर भागा। कबीर भी वहां आ गया। सामर ने कबीर से एम्बुलेंस बुलाने को कहा, लेकिन गुड़िया ने सामर से कहा, पहले मुन्ना को खत्म करो। 12 साल पहले डिक ने भी यही कहा था और सामर ने डिक को वहीं छोड़कर अपराधी को मारने दौड़ा था। आज भी सामर ने वही किया। गुड़िया को छोड़कर बाहर निकला और मुन्ना का एनकाउंटर कर डाला। इधर टिल्लू भागते हुए शाहीन के हाथ लग गया। शाहीन उसे मारने वाला था, लेकिन टिल्लू ने रोते हुए कहा, भाई अभी अभी मारा गया, मैं बेसहारा हूँ, जाने की जगह नहीं। अगर शाहीन पनाह दे तो वो मुन्ना की सारी दौलत शाहीन को दे देगा। शाहीन ने टिल्लू को छोड़ दिया और अपने गिरोह में शामिल कर लिया। सामर ने तुरंत गुड़िया को अस्पताल पहुंचाया। घबराकर कबीर से पूछा, गुड़िया बचेगी ना? कबीर ने कड़वाहट से कहा, नहीं बचेगी। आज नहीं मरेगी तो कल मरेगी। गोली से बच भी गई तो सामर उसे अनाथाश्रम भेज देगा, फिर भैया जी जैसा कोई बच्चा तस्कर उसे बेच देगा। कबीर ने और तंज कसा, आज तो बड़ी जिम्मेदारी से अस्पताल लाए हो। 12 साल पहले भी ऐसा करते तो डिक को मरना नहीं पड़ता। सामर चौंक गया। तुम कौन हो? कबीर ने कहा, मैं बानी हूँ, 12 साल पहले वाला बानी। सामर इमोशनल हो गया। बोला, बानी को बहुत ढूंढा, लेकिन कबीर ने विश्वास नहीं किया। बानी नाम से बुलाने तक से मना कर दिया। डिक की मौत के लिए कबीर ने पूरी तरह सामर को जिम्मेदार ठहराया। उस दिन अपराधी पकड़ने के लिए मरते हुए डिक को सड़क पर छोड़कर भाग गया था। उसके बाद मेरी, रोमियो की, रांझा की, सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सड़कों पर भटके, बचपन छिन गया, अपराध की दुनिया में आ गए। मेरे अपराधी बनने का भी जिम्मेदार तू ही है। कबीर ने सामर को कुछ बोलने का मौका दिए बिना गुस्से में निकल गया। सामर को इतने साल बाद बानी मिला और फिर भी न मिल सका। उसका बरसों पुराना दर्द 2 गुना हो गया। शाहीन के घर लौटा तो टिल्लू को देखकर भड़क उठा, लेकिन शाहीन ने समझाया, मुन्ना का सारा बिजनेस और टेंडर उन्हें मिल चुका है।
टिल्लू को आगे रखकर सब भोगेंगे। शाहीन को लगा टिल्लू बेचारा असहाय है, कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। कबीर ने शाहीन की बात मान ली। वो शाहीन का कभी विरोध नहीं करता। सामर ने अस्पताल में प्रतीक से मिलकर देखा। मुन्ना ने जख्मी किया था लेकिन वो बच गई। अपनी गलतियों पर प्रतीक को पछतावा था। सामर ने डीजीपी से बात करके उसकी सजा कम करवाने का वादा किया। अब तक जिस एमएलए प्रकाश को सबने ईमानदार नेता समझा था, वो भी अंदर से शैतान निकला। संगवान किसानों की जमीन दिलाने में नाकाम रहा तो विपिन सीधे प्रकाश के पास गया। प्रकाश ने 15% कमीशन पर जमीन दिलाने की डील कर ली। साथ ही टिल्लू को लेकर शाहीन संगवान से मिला। मुन्ना नहीं रहा, अब शाहीन हाथ मिलाना चाहता था। संगवान की ताकत भी कम हो चुकी थी। प्रशासन पर प्रकाश का कब्जा था। अगले चुनाव में ताकत वापस पाने के लिए संगवान को जमीन चाहिए थी। दोनों ने हाथ मिला लिया। सामर थाने लौटा तो देखा पुलिस ने काफी शराब सीज की है। ये इथेनॉल वाली शराब थी जो मुन्ना बनाता था, लेकिन मुन्ना की सारी शराब तो तबाह कर दी गई थी। ये कहां से आई? शहर भर में और भी ऑर्डर्स की जानकारी मिली। पता चला मुन्ना का बिजनेस शाहीन ने अपने कब्जे में ले लिया है और शाहीन का सारा काम कबीर संभालता है। सामर को समझ आ गया कबीर ने अपनी पुरानी चालें नहीं छोड़ी। सामर ने कबीर को फोन किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। मजबूरन साक्षी से मिला। साक्षी और कबीर घर बसाने की तैयारी कर रहे थे। साक्षी को लगता था कबीर सब छोड़कर सीधा हो गया है, इसलिए उसने सामर की बात नहीं मानी और गलत फहमी में चली गई। इधर टिल्लू बदले का जाल बुन रहा था। टेंडर के बहाने अपने लोग बुलवाए। कबीर के करीबी लोगों को काम का बहाना देकर अलग बुलवा लिया। फिर शाहीन को संगवान से मिलने भेजा। शाहीन ने कबीर को भी साथ लिया। दूसरी ओर कबीर के आदमियों को साक्षी के घर के सामने लाया गया। वहां पहुंचते ही उन्हें समझ आया कुछ गड़बड़ है। बिट्टू ने कबीर को फोन किया लेकिन शाहीन ने फोन उठाने नहीं दिया। दोबारा फोन किया तो शाहीन ने फोन छीन कर काट दिया। इधर टिल्लू और उसके लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। आवाज सुनकर साक्षी बाहर आई। सामर के पास खबर पहुंची। सामर भी फोर्स लेकर निकला, लेकिन तब तक टिल्लू ने रांझा को बेहद बेरहमी से मार डाला। साक्षी ने लकड़ी से टिल्लू पर वार किया। टिल्लू ने उसे धक्का मारकर गिराया, फिर साक्षी की तरफ बढ़ा, लेकिन पुलिस आती देख साक्षी के पेट में गोली मारकर भाग निकला। सामर ने आकर साक्षी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। शाहीन और कबीर अभी संगवान से मिलने का इंतजार कर रहे थे। किसी ने आकर साक्षी की बात बताई। कबीर अस्पताल भागा। वहां पता चला साक्षी का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन पेट का बच्चा नहीं बचा। रांझा भी मारा गया। एक ने बताया शाहीन ने ही उन्हें टिल्लू के साथ भेजा था। कबीर अब शाहीन के भी खिलाफ हो गया। शाहीन को इन सब की भनक नहीं थी। वो घर लौटा तो टिल्लू को आराम से खाना खाते देखा। शाहीन ने टिल्लू की पिटाई शुरू कर दी। ये क्या किया? अब कबीर किसी को नहीं छोड़ेगा। टिल्लू ने बताया मैंने तुम्हें बुरी तरह फंसा दिया है। अब कबीर के सामने माफी मांगोगे तो भी वो विश्वास नहीं करेगा कि तुम इसमें शामिल नहीं हो। टिल्लू ने चालाकी से शाहीन को ही अपने कंट्रोल में ले लिया। कबीर बाहर निकला तो सामर को बैठा देखकर मारने लगा। तू जहां भी जाता है लाशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कबीर को लगता था सामर ने साक्षी को इस्तेमाल किया, इसीलिए ये मुसीबत आई। सामर ने समझाया कि मैं साक्षी की इस हालत के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, डिक की मौत के लिए भी नहीं। डिक खुद उस अपराधी के पीछे गया था, मैंने नहीं भेजा। मैंने बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा नहीं पाया। बाद में उसके कातिल को गोली मारकर बदला लिया। डिक के जाने से तुम्हें जितना दर्द हुआ उतना ही मुझे भी हुआ, इसीलिए इतने सालों में 36 अपराधियों को एनकाउंटर में मारा ताकि कोई और डिक जैसा ना मारे। जब तक शाहीन जैसे माफिया जिंदा रहेंगे कोई सुरक्षित नहीं है। और फिर सामर और कबीर ने हाथ मिला लिया बाकी सबको खत्म करने के लिए। सामर ने प्रेस ब्रीफिंग में मुन्ना की मौत की खबर दी। गुड़िया, राघव, जिन सब ने इस मिशन में जान दी उन्हें क्रेडिट दिया। फिर टीम के साथ मिलकर ज्वालाबाद को क्राइम फ्री करने का प्लान बनाया। टिल्लू इंतजार में था कब कबीर को मारे, लेकिन शाहीन ने पलायन की सलाह दी। कबीर के सामने पड़ोगे तो बचना मुश्किल है। कबीर ने अकेले दम पर मुन्ना की फैक्ट्री और कारोबार तबाह किया, फिर खुद कब्जा कर लिया और तब तो कोई निजी दुश्मनी भी नहीं थी। अब तो टिल्लू कबीर का जानी दुश्मन बन चुका है, कोई रहम नहीं मिलेगी। लेकिन टिल्लू के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो हर हाल में सामर और कबीर दोनों से बदला लेगा। टिल्लू ने शाहीन से कबीर को फोन करवाया। कबीर ने पूछा साक्षी और रांझा की गोलीबारी में तेरा हाथ है? शाहीन ने मीठी मीठी बातों से खुद को बेकसूर बताया। कबीर ने कहा टिल्लू को मेरे हवाले कर। शाहीन ने कहा एड्रेस भेजता हूं, आकर मार लो। हालांकि ये जाल था, कबीर को बुलाकर मारने का प्लान। पुलिस फोन ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रेस होने से पहले टिल्लू ने फोन काट दिया।
फिर टिल्लू शाहीन को लेकर पुराने बंगले में गया जहां पहले मुन्ना की फैक्ट्री थी। कबीर को लोकेशन भिजवाई। सामर ने कबीर को तैयार करके कहा, मिशन पूरा होते ही साक्षी और रोमियो को लेकर मनाली चले जाना, सब इंतजाम कर रखा है। कबीर निकल पड़ा। सामर ने उसके मोबाइल और जैकेट में ट्रैकिंग चिप लगा दी। मोबाइल वाली चिप की बात कबीर को पता थी, जैकेट वाली की नहीं। सामर को पूरा भरोसा नहीं था, पूरा अविश्वास भी नहीं, इसलिए सावधानी रखी। कबीर पुराने बंगले में गया तो देखा सब घेरा डालकर खड़े हैं। टिल्लू ने कहा, मोबाइल ट्रेस करके पुलिस आ जाएगी, किसी और जगह चलते हैं। निकलने से पहले कबीर ने जैकेट भी उतार कर रख दी, यानी उसे पता था जैकेट में कुछ गड़बड़ है। सब साक्षी के घर गए जहां साक्षी को गोली लगी थी, जहां पेट का बच्चा गया, जहां रांझा मारा गया। सबका अंत भी यही करना था। टिल्लू कबीर पर गोली चलाने ही वाला था कि कबीर के 2 साथी आ पहुंचे और लड़ाई शुरू हो गई। इधर सामर को राघव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। राघव को कबीर ने मारा था। सामर को झटका लगा, लेकिन जवाब तो कबीर से ही मिलेगा। सामर ने फोर्स लेकर पहले पुराने बंगले पर छापा मारा, शाहीन और टिल्लू के छोड़े गए लोगों को खत्म किया। फिर इन्फॉर्मेशन लेकर साक्षी के घर भी पहुंच गया। दोनों ने मिलकर सबको मार गिराया। आखिरकार सामर ने टिल्लू को और कबीर ने शाहीन को खत्म कर दिया। इधर विपिन और शाहिद अपने क्लाइंट्स के साथ प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। तभी संगवान आया और बोला, इस वक्त तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेगा, लेकिन एक शख्स कर सकता है, क्योंकि अब वो ज्वालाबाद का राजा है। और संगवान ने कबीर को अंदर बुलाया। कबीर ने कहा, सामर को बिल्कुल शांत कर दिया है। उसे परिवार बढ़ाने का शौक है तो परिवार के एक मेंबर को मारकर जगह खाली कर दी है। अब सवाल ये है, क्या कबीर ने सच में सामर को धोखा दिया? कबीर की बात और असलियत में कितना फर्क है? शायद इन सवालों के जवाब सीजन 2 में मिले। फिलहाल पहला सीजन यहीं खत्म होता है। हालांकि सीजन 2 का अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन जिस मोड़ पर कहानी रुकी है, सीजन 2 आने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे साथ बने रहिए। सीजन 2 आते ही पूरी कहानी लेकर हम जरूर हाजिर होंगे। आज बस इतना ही। सब खुश रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।